गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। अर्थात महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसमें प्रेमचंद जी ने भी हिस्सा लेना प्रारंभ किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई 1936 में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कुछ उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये इनके कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। वह पत्रिकाओं के नाम हैं जैसे हंस, जागरण, माधुरी। ये 3 पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन का कार्य किया। अब हम इनके द्वारा रचित हमारी पुस्तक में जो पाठ है दो बैलों की कथा, उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वतंत्रता के महत्व को समझाया है। लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य हो या प्राणी हो यानी जानवर हो, सभी को स्वतंत्रता पसंद होती है और स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दो बैलों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को प्रतिपादित किया है। लेखक ने कहा है कि गधा एक सीधा और निरापद जानवर होता है। लेखक मानता है कि जो गधा होता है उसे जानवरों में सबसे ज़्यादा सीधा माना जाता है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, अर्थात वह हमेशा एक सी स्थिति में रहता है। उस पर ना तो सुख का असर होता है ना दुख का असर होता है। इसीलिए लेखक ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषि मुनियों को सुख दुख, हानि लाभ किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हर दशा में प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार गधा भी हर परिस्थिति में एक सा रहता है और उसके इन्हीं गुणों के कारण लोग उसे मूर्ख कहते हैं। बैल गधे के छोटा भाई है जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। वो कहता है कि बैल को भी सीधा माना जाता है, लेकिन बैल भी कभी कभी क्या करता है, मारता है, अपना क्रोध प्रकट कर देता है, लेकिन गधा कभी नहीं करता। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। एक किसान है जिसका नाम है झूरी और पूरा नाम है उसका झूरी काछी। उसके पास 2 बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती, और उसके दोनों बैल बहुत स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, हष्ट पुष्ट हैं, ऊंची डील डौल वाले हैं और पछाई जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? पछाई जाति के वो बैल हैं। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। जो झूरी है वो अपने बैलों को अपने पुत्र के समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करता है। हीरा और मोती भी बदले में झूरी से बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध है। जो हीरा और मोती दोनों बैल हैं, उन दोनों के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि दोनों एक साथ भोजन करते, एक दूसरे को चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते, आत्मीयता प्रकट करने के लिए एक दूसरे से सींग मिलाते।
जब वो खेतों में हल जोतते तो दोनों बैलों की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा बोझ मेरे कंधे पर रहे, ज़्यादा बोझ मेरे कंधे पर रहे। इस तरीके से वह दोनों अपनी मित्रता प्रकट करते थे। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। तो एक बार क्या हुआ, झूरी का एक साला है जिसका नाम था गया, वो झूरी के पास आया और उसके बैल उसने मांगे कि मुझे खेती करने के लिए, काम कराने के लिए तुम्हारे कुछ दोनों बैल चाहिए कुछ दिनों के लिए। झूरी अपने बैल देना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण उसे अपने बैल देने पड़े, तो उसने उसको अपने ससुराल यानी अपने साले को दे दिया। यह बात बैलों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बैल सोच रहे थे हमने तो झूरी के साथ कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर भी यह हमें क्यों भेज रहा है। उसे लग रहा था शायद झूरी ने उन्हें बेच दिया है। वो बेचारे बड़े उदास थे, असंतोष थे और उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में स्नेह मतलब कि उन्हें गुस्सा आ रहा था झूरी के ऊपर कि वह उन्हें क्यों बेच रहा है, और साथ साथ झूरी के प्रति उनका स्नेह भी उनकी आंखों से प्रकट हो रहा था। गया दोनों बैलों को अपने घर ले गया और उनसे दिन भर खूब काम करवाया और रात को खाने को रूखा सूखा ही भोजन दिया। और अपने बैलों को गया ने हरा चारा खाने के लिए दिया, खलचूरी खाने के लिए दी। यह बात बैलों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्हें यह अपना अपमान लगा, अतः दोनों ने भोजन नहीं किया और दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। और फिर उन्होंने अपनी रस्सी तुड़वाई और तोड़ करके दोनों के दोनों बैल वहाँ से भागते हुए वापस झूरी के पास आ गए। झूरी अपने बैलों को अपने पास आया हुआ देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। झूरी उनको खूब खाना पीना दिया, दोनों बड़े खुश थे। मगर झूरी की जो पत्नी थी उसे बैलों का भागकर आना पसंद नहीं आया। उसने उन बैलों को खूब खरी खोटी सुनाई, साथ में झूरी को भी काफ़ी सुनाया और उसने गुस्से में आकर उन दोनों बैलों को सूखा भूसा खिलाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन बैलों को लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। अब क्या हुआ, गया दोबारा आया और उन दोनों बैलों को अपने साथ गाड़ी में जोत कर ले गया। जब वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था तो जो मोती है वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का बैल है, उसे जल्दी गुस्सा आता है। तो वो हीरा से कहता है कि तुम कहो तो गाड़ी पलट दूं, अभी इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हीरा उसको समझाता है नहीं, हमें ऐसा गलत काम नहीं करना है। इस प्रकार वह उन्हें अपने घर ले जाता है और फिर दिन भर खेतों में काम करवाता है और रात को फिर उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देता है। कई बार काम करते समय मोती ने गया की गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसको समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भाग पड़ा। एक बार खेतों में जब गया उनसे हल जुतवा रहा था तो वह बेचारे भूखे प्यासे थे, तो धीरे धीरे चल रहे थे, तो जिस कारण गया ने क्या किया, डंडे मारने शुरू किए। तो हीरा की नाक पे काफ़ी डंडे मारे जिससे उसकी नाक से खून आने लगा। तो मोती को बड़ा गुस्सा आया और मोती हल लेकर हल के समेत ही वहाँ से खेतों में से भाग गया। गले में पड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया, लेकिन उसके गले में क्या थी, रस्सियाँ थी बड़ी बड़ी, तो जिस कारण गया ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों बैलों को पकड़ लिया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब होने लगी। गया के घर के पास ही एक छोटी बच्ची रहती थी जो भैरव की बेटी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उस बच्ची की माँ जो थी वो मर चुकी थी और उसका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ करती थी। और उसकी सौतेली माँ उस छोटी बच्ची की जो सौतेली माँ थी उसको मारा पीटा करती थी। इधर बैलों को भी मारा पीटा जाता था। तो जब छोटी बच्ची ने देखा कि मेरी भी पिटाई होती है और बैलों की भी पिटाई होती है, तो उसके मन में बैलों के प्रति आत्मीयता आ गई। वह उनसे प्रेम करने लगी बैलों से, क्योंकि उसे लगा हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उन बैलों को एक एक रोटी खिलाई। उस एक रोटी से उन बैलों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनकी आत्मा की भूख मिट गई। अर्थात वो जिस प्रेम और स्नेह के भूखे थे वह प्रेम और स्नेह उस छोटी बच्ची से बैलों को मिल रहा था। छोटी बच्ची प्रतिदिन उन बैलों को एक एक रोटी चुपचाप खिला जाती थी।
जब उसने देखा कि बैलों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा है तो एक रात उस छोटी बच्ची ने दोनों बैलों की रस्सियों को खोल दिया और दोनों बैल वहाँ से भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर वह बैल उनकी पकड़ में नहीं आए। वह भागते जा रहे थे, दोनों बैल भागते भागते काफ़ी आगे निकल गए और उन्हें अब जब थोड़ा सा उनको थकान महसूस हुई, वो रुके तो उन्हें महसूस हुआ कि वह झूरी के घर जाने का रास्ता भूल गए हैं, अर्थात वह रास्ता भटक गए हैं और वह किसी नए रास्ते पर दौड़े चले गए हैं। फिर भी दोनों बैल बहुत खुश थे। दोनों ने देखा पास में ही एक मटर का खेत है। दोनों उस खेत में उतर गए और पेट भर के मटर खाने लगे और आज़ादी का अनुभव करने लगे। तभी उन्हें एक सामने से सांड आता हुआ दिखाई दिया। वह सांड उन बैलों से बहुत बलशाली था। दोनों बैल क्योंकि कमज़ोर हो चुके थे, कई दिनों से उन्हें को भोजन नहीं मिला था, तो जो सांड था वो काफ़ी बलशाली था। दोनों को लगा कि आज तो हम गए काम से, अर्थात आज ये बैल हमें सांड हमें मार डालेगा। लेकिन दोनों बैलों ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने मिलकर उस सांड का मुकाबला किया। एक बैल आगे से उसके सींग मारता, दूसरा बैल पीछे से, जिस कारण सांड की हालत ख़राब हो गई और वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो इस बात से हमें क्या पता लगता है कि एकता जो होती है, एकता के द्वारा, संगठन के द्वारा बड़े से बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है। अब वह फिर से मटर के खेत में घुसे और मटर चरने लगे, मटर खाने लगे। इतने में खेत का मालिक वहाँ पर आ गया और वहाँ से जो हीरा था वह वहाँ से भाग गया, लेकिन मोती पकड़ा गया। मोती को फंसा हुआ देखकर हीरा भी खुद वापस मटर के खेत में लौट आया और दोनों को पकड़ लिया गया। और फिर उन किसानों ने दोनों बैलों को आवारा समझकर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस वो जगह होती है जहाँ आवारा जानवरों को रखा जाता है ताकि वह इधर उधर आवारा ना घूमें। तो कांजी हाउस वह जगह होती है जहाँ पर आवारा जानवरों को बंद करके रखा जाता है ताकि वह इधर उधर ना घूमें। इस प्रकार हीरा और मोती दोनों को कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। वहाँ भी उन बेचारों की हालत ख़राब थी। बाकी जो जानवर वहाँ पर बंद थे उनकी भी हालत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ भी उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, ना पीने के लिए ढंग से पानी मिलता था समय से। इस प्रकार वहाँ भी वह लोग भूखे रहने लगे। सबकी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अब उन्होंने कांजी हाउस से भी भागने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन दोनों बैलों ने धीरे धीरे मिलकर दीवार के सींग मारने शुरू किए और दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया और दूसरे जानवरों को भी वहाँ से भगा दिया। सारे जानवर निकल कर भागने लगे। भेड़ थीं, भैंसें थीं, बकरियाँ थीं, ये सब निकल कर वहाँ से भाग गए। मोती भी बाहर निकल गया, लेकिन हीरा की रस्सी मोटी थी जिसे हीरा नहीं तोड़वा पाया। जब मोती ने देखा कि हीरा कांजी हाउस से नहीं निकल पा रहा है तो मोती भी वापस कांजी हाउस में लौट आया। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया, अर्थात नीलामी होने लगी। नीलामी के लिए बाड़े के आगे डुग्गियाँ बजने लगीं। हीरा और मोती की नीलामी हो रही थी, लेकिन उन बैलों को कोई ख़रीदना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं और ऐसे कमज़ोर बैलों को कोई भी ख़रीदना नहीं चाहता था। तभी वहाँ एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने आया और उसने उन्हें ख़रीद लिया। वो दड़ियल जो था उसकी आंखें लाल लाल थीं, उसका चेहरा बड़ा डरावना था, जिसके चेहरे को देखकर हीरा मोती समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। उन्हें समझते देर न लगी कि उन्हें खरीद कर ले जाने वाला कसाई है और अब वह उनकी खाल, हड्डी, सींग
सब कुछ अलग अलग कर कर बेच देगा। लेकिन बेचारे क्या करते, कमज़ोर थे, विद्रोह नहीं कर सकते थे, तो धीरे धीरे दड़ियल के पीछे चलने लगे। दड़ियल उन्हें ले जाने लगा। चलते चलते अचानक हीरा और मोती को ऐसा लगा कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना है, यह जगह कुछ परिचित है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि अब उनका घर नज़दीक आ गया है, अर्थात वह समझ गए कि वह अपने घर के नज़दीक हैं, अर्थात झूरी के घर के नज़दीक हैं। दोनों में ना जाने कहाँ से ताकत आई, दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दड़ियल से रस्सी छुड़ाकर दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूला न समाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। अचानक ही दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वह बैल उसके हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तब मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक गांव में खदेड़ कर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों बैलों को चूम लिया, गले से लगा लिया। तो ये था हमारा पाठ दो बैलों की कथा, जिसके माध्यम से हमने स्वतंत्रता के महत्व को सीखा। अगली वीडियो में अगला पाठ समझाऊंगा।